सामाजिक विज्ञान का अर्थशास्त्र अध्याय 16 भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप, जिसमें कृषि क्षेत्र से संबंधित हमने पहले वीडियो में समझे थे किस प्रकार से कृषि क्षेत्र की चुनौती थी। आइए आज देखेंगे कि जैविक खेती किस प्रकार होती है। जैविक खाद किसे कहते हैं, इसका उपयोग एवं एक कृषक के अनुभव के माध्यम से समझेंगे। आइए देखते हैं एक उदाहरण जिसमें एक कृषक अपने कृषि क्षेत्र के अंतर्गत कृषि कार्य करता था। वह पिछले 20 वर्षों से जैविक खाद कर रहे थे और उनका मानना यह था कि उतना ही उत्पादन लिया जाए जितना कि हम उन्नत बीज से प्राप्त करते हैं। लेकिन फसल की जो किस्म की जो 20 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन उपलब्ध कराती है, जिससे वे रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशक का तो बिल्कुल भी उपयोग नहीं करते, लेकिन उनके लिए गोबर जैसी देसी खाद और प्राकृतिक कीटनाशक फसल के लिए पर्याप्त था। लेकिन इसमें क्या होता है, मेहनत अपेक्षाकृत अधिक लगती है और लागत इसमें बहुत कम है। उन्होंने अन्य कृषकों को देखा जिसने रासायनिक खाद और कीटनाशक का खूब प्रयोग किया था, लेकिन एक दिन उन्होंने एक मजदूर को कीटनाशक जो अपने खेतों में क्या कर रहे थे, छिड़काते हुए देखा। तब वह मजदूर जो कीटनाशक छिड़काते समय बेहोश भी हो चुका था और गिर भी गया। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, पर वह जो किसान था उस कीटनाशक को एक गड्ढे में गड़ा दिया और कुछ दिन बाद उन्होंने उस गड्ढे में देखा कि कई मरे हुए जैसे सांप, मेढक, घोंगे आदि क्या हो गए थे, मरे पड़े हुए थे। तभी उन्हें समझ आया कि रासायनिक खाद एवं कीटनाशक के उपयोग से जो भूमि में केंचुए या अन्य सूक्ष्म जीव हैं वह बुरी तरह प्रभावित होते हैं, और इसलिए उन्होंने अपना विचार बदलकर पूरी तरह जैविक खाद करना निर्णय लिया। इस प्रकार से जैविक खाद का अधिक उपयोग करना चाहिए और रासायनिक खाद एवं कीटनाशक का कम प्रयोग करना चाहिए। भूमि का असमान वितरण, जैसा कि पता ही होगा कि भूमि की जो उर्वरक शक्ति है बढ़ाना जरूरी है और इसके लिए जैविक खेती जो है बहुत आवश्यक माना गया है। लेकिन जो जमीन की इसी प्राकृतिक शक्ति से ही कृषि का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ जो कृषि भूमि है वो सीमित माना गया है और इसका वितरण भी असमान रूप से है। जैसे एक गांव है जिसमें क्या है, लगभग 450 कृषक परिवार रहते हैं, लेकिन इनमें 60 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी ज़्यादा कृषि भूमि है और ये मध्यम एवं बड़े किसान हैं। लेकिन 240 ऐसे परिवार जो छोटे किसान हैं, इसके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी उसी भूमि के बंटवारे से चलते सभी लोगों की कृषि जारी है, लेकिन रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ऐसा भी होता है जिसमें गैर कृषि कार्य में रोजगार की तलाश में भी कर रहे हैं, और यही 150 परिवार ऐसे हैं जो भूमिहीन कृषि मजदूरी करते हैं और इन परिवारों को वर्ष भर काम नहीं मिल पाता, जिससे इनकी जो सामाजिक दृष्टि से इन परिवारों को गैर कृषि कार्यों में सहयोग नहीं मिलता और वह गांव छोड़ने में भी विवश हो सकते हैं। कृषि उत्पादन के लिए व्यवस्था, जैसे कृषक अपने उत्पादक को क्या करते हैं, कुछ स्वयं के उपयोग के लिए रखते हैं कृषि के अंतर्गत, फिर वे क्या करते हैं, शेष उत्पादन को बाजार में बेचने के लिए ले जाते हैं, परंतु बाजार के मध्यस्थ के कारण उनका यह कहना है कि उसे उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है और ऐसे मध्यस्थ कृषकों से अनाज को कम कीमत पर खरीदने पर अधिक कीमत पर अन्य स्थानों पर बेच देते हैं। उसे उन्हें क्या होती हैं, लाभ नहीं मिल पाता। इस समस्या को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या हो गया, विभिन्न उपाय, जिसमें अनाजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया था। यह सार्वजनिक मंडी की व्यवस्था को बताया।
लेकिन समर्थन मूल्य लागू करने के लिए जरूरी यह भी था कि किसानों की जो पहुंच है मंडी तक क्या होनी चाहिए, उपलब्ध करानी चाहिए। जरूरी नहीं रहना कि कृषक मंडी तक पहुंचा सकें, तो इसके लिए ऐसी उचित व्यवस्था करनी चाहिए जिससे फसलों को किसानों द्वारा क्या कर सकें, मंडी तक पहुंचाया जा सके। और इसके लिए मंडियों में जो खुली नीलामी भी की जाती है जहां वह भाव या न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे नहीं रखा जा सकता। यदि ऐसी व्यवस्था नहीं की जाए तो कृषि के लिए समस्या हो सकती है। न्यूनतम समर्थन का मूल्य या से आशय यह है कि फसलों के जो कम से कम खरीद मूल्यों से क्या होनी चाहिए जिससे सरकार घोषित करती है उसी समर्थन मूल्यों से कम मूल्य पर कृषकों से फसल नहीं खरीदी जा सकती। इस हेतु उन्हें सरकार की स्वयं फसल खरीदने की व्यवस्था भी करती है। इस प्रकार कृषकों को मूल्य जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने के बाद कृषकों को क्या करना चाहिए, उस समर्थन मूल्य पर कृषकों के द्वारा बेचा जाए जिससे उन्हें कुछ लाभ मिल सके। कृषि में साख की आवश्यकता, जैसे कृषि कार्य हेतु कृषक को क्या होती है, बीज, खाद, जुताई, सिंचाई आदि की आवश्यकता होती है जिससे वह खरीदता भी है। लेकिन इसके लिए कृषक के पास पर्याप्त धन तो नहीं रहता और इस कारण वह कृषकों को ऋण या उधार लेना भी पड़ सकता है। यही ऋण या उधार को अर्थशास्त्र की भाषा में हम कहते हैं साख। जो हमारे देश में कृषकों को दो प्रकार से साख उपलब्ध होते हैं, एक होते हैं संस्थागत साख और दूसरा है गैर संस्थागत साख। पहला आता है जो संस्थागत साख। इसका अर्थ यह है कि ऐसी साख सुविधाएं जो सहकारी संस्था, सरकार या बैंक द्वारा जो कृषकों को प्रदान करती हैं, इस साख सुविधा के अंतर्गत कम ब्याज दर पर ऋण के भी लिए कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि यंत्र खरीद अनुदान, खाद बीज क्रय ऋण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसे ही हम साख की संस्थागत मान सकते हैं। दूसरा आता है गैर संस्थागत। वह है जिसमें साख से वंचित कृषक कृषि या अन्य कार्य के लिए जो मजबूरीवश अपने आसपास जैसे सेठ, साहूकार, महाजन, मित्र, रिश्तेदार आदि से अगर वह ऋण या उधार लेता है तो वह ऋणदाता इन कृषकों की मजबूरी का फायदा भी उठाकर उन्हें ऊंची ब्याज के दर पर उधार या ऋण प्रदान कर देते हैं। और यह साख जो सुविधा है आपसी समझौते व फायदों के आधार पर की जाती हैं। इसमें किसी प्रकार की कागजी या दस्तावेज औपचारिकता को नहीं करना पड़ता और इसी साख सुविधा के अंतर्गत यह गैर संस्थागत साख के नाम से जाना जाता है। गैर कृषि कार्य के अवसर, जैसे आज़ादी के समय अधिकांश जो उपभोग है वह अनाज का उत्पादन करते थे, लेकिन एक सीमित मात्रा में बाजार में अनाज को बेचा भी करते थे। परंतु अब खेती जो है वह व्यावसायिक रूप धारण कर लिए हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, साधन में खरीदे जाते हैं जैसे बिजली, खाद, बीज, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, हार्वेस्टर आदि, और इसके लिए साख की जरूरत आवश्यक मानी गई है। हम लोग इसके पूर्व भी हम साख के बारे में पढ़े थे। और अब जो खेती की पैदावार एक बड़ा हिस्सा जिसने बाजार में बेचने के लिए किया जा रहा है, लेकिन कृषि से संबंधित जो शामिल हैं जिसमें दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, वनोपज आदि से सभी लोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति तो करते ही हैं, लेकिन हमारे देश के जो गांव के अधिकांश लोग जो हैं छोटे किसान या मजदूर हैं और इन लोगों की जो कृषि क्षेत्र है जिसमें लगातार साल भर काम नहीं मिल पाता, इसके अंतर्गत वे कृषक जो है कृषि के प्रमुख जैसे जुताई, बुआई, कटाई के समय कृषि कार्य करते हैं, लेकिन खाली समय में वह दूसरे कार्य भी करते हैं जिसे मजदूरी या स्थानीय बाजार में सब्जी बेचना, ईंटें भट्टे में काम करना या मकान निर्माण में काम करना, इस तरीके से अन्य क्षेत्रों में भी शामिल होने लगे। और इस तरह
कि जो अनेक गैर कृषि कार्य आजकल बढ़े हैं, लेकिन वह अनियमित और अनिश्चित हैं और वे कम मजदूरी वाले क्षेत्र में शामिल हैं। इसलिए सबके लिए विकास की कल्पना आवश्यक है।